हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन जिसमें हम सॉल्व करते हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हुआ था 3 मार्च 2017 को इवनिंग शिफ्ट में। और इस इवनिंग शिफ्ट वाले अगर हम बात करते हैं पेपर का, ये पार्ट 2 सेशन है जिसमें हम क्या करने वाले हैं 51 से 100 क्वेश्चंस को यानी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लगते हैं तो सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चल गए तो आते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क दिया था एज ए होमवर्क, ठीक है। मॉडल स्केल रेशियो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है आपका 25, ये है आपका 5, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, पाई डी एन डिवाइड बाय 60। वेलोसिटी इज पाई डी एन डिवाइड बाय 60। अब अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर एंड स्पीड। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर एंड स्पीड। तो भैया जैसे आपको क्या पूछा, मॉडल स्केल रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा 1:5, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 25, 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप with a friction factor is given, the flow will be। देखो, फ्रिक्शन फैक्टर विल बी 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। अब अभी हमें नहीं मालूम है रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, लेकिन फिर भी मान लो फ्लो लेमिनार है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, 64 डिवाइड बाय 0.0000 नहीं है, 0.04 ही है। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर विल बी 1600, तो सही है। तो फ्लो आपका लेमिनार फ्लो होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विस्कस। चलिए, क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गिवन, डायमीटर गिवन है और रेट ऑफ फ्लो गिवन है, फ्लो कैसा होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा, वी डी डिवाइड बाई न्यू। अब न्यू दे रखा है आपका 2.25 स्टोक्स। हाँ तो ऑयली हो गई, 2.25 स्टोक। तो v बराबर 1 स्टोक क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 2.25 इंटू 10⁻⁻4। डायमीटर दे रखा है 0.2 मीटर। और अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, डिस्चार्ज बाय एरिया। वेलोसिटी इज डिस्चार्ज बाय एरिया। डिस्चार्ज कितना दे रखा है आपको, 1.5 लीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया π/4 इंटू डी का स्क्वायर, सो π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 इंटू 4 इंटू 10⁻²। तो ये यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, वो नीचे चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो 1.5, देखो एक बार अप्रोक्सीमेशन लेके जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन की भी वीडियो ले आएंगे अपने। लेकिन ये देखो 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ये 4 से 4 कट ही गया था, नीचे बचा पाई। तो v कितना हो जाएगा, 1.5, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 100 इंटू इंटू 22 इंटू 7। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये 20। वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/20 मीटर पर सेकेंड। तो लगा दो, वेलोसिटी इज 1/20 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर क्या है 20 डिवाइड बाई 100 है, और इंटू विस्कोसिटी कितना है 2.25 इंटू यहाँ पे 10⁻⁴। तो 20 से 20 कट जाएगा, 100 से यहाँ पे बचेगा 100। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ जाएगा आपका, 100 डिवाइड बाई 2.25।
50 के आसपास लेमिनार आएगा। आंसर दे रखा है क्या इसमें? दे तो नहीं रखा इसमें आंसर, लेमिनार आना चाहिए है ना। लेमिनार आ जाएगा ना, काफी कम रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर available from a hydroelectric power plant at the most adverse hydraulic condition is known as, maximum power जो available रहती है under most adverse condition is known as a firm power। ये पावर प्लांट मैनेजमेंट से आपका, द प्लॉट बिटवीन पावर जनरेटेड इन मेगावाट एंड टाइम इज नोन एज विच कर्व? आई थिंक लोड कर्व, लोड फैक्टर तो नहीं होगा। यहाँ पे बंदे क्या सोच लेंगे, लोड ड्यूरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लोड दे रखा है, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, तो लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व नहीं होगा, आपका लोड कर्व होगा। हाँ जी, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन किलोवाट आवर पर ईयर टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन किलोवाट आवर्स पर डे इज नोन एज व्हाट? ए और बी और सी, ये तो होगा नहीं। इसका क्या होगा? देखना पड़ेगा, इसको एक बार स्किप कर दो। वही आंसर बताते ना 100% श्योर। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। पोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड रिजर्व कैप्ट in operable condition but not placed in service to supply the peak load is known as, भैया आपने कुछ बचा के रखते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? जब हमारे विपरीत परिस्थितियों में वो काम आएगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोल्ड रिजर्व। कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट सर्विस इन एक्सेस ऑफ द पीक लोड इज नोन एज, आई थिंक इट इज नोन एज हॉट रिजर्व या फिर ऑपरेटिंग रिजर्व। पीक लोड में ज्यादा है ना ऑपरेटिंग रिजर्व। पीक लोड से भी ज्यादा है, पीक लोड की भी डिमांड को मीट करेगा और थोड़ी सी बच भी जाएगी। इंपल्स टर्बाइन इज हाई टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन यहाँ पे बात हो रही है आपकी पेल्टन व्हील टर्बाइन की। इन्हें रिएक्शन टर्बाइन ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है ताकि आपके टर्बाइन के एग्जिट पर जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, अंदर की तरफ आता है, ये शायद आ रखा है क्या क्वेश्चन? वाटर एंटर्स एट द आउटर फेरी देन टुवर्ड द सेंट्री, आ रखा, रिपीटेड क्वेश्चन है 2017 में। कास्टर एंड कैम्बर आर रिलेटेड टू द व्हील्स, गियर, ये सस्पेंशन या व्हील से स्प्रिंग। हाँ देखो ये यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है, व्हील से ही होता है ना, टो इन टो आउट कास्टर कैम्बर, सस्पेंशन से नहीं होता। रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस आर पार्शियली बैलेंस्ड, पी से प्राइमरी, पी से पार्शियली। फ्रिक्शन सर्कल इज a circle drawn and general rotates, radius depends upon the coefficient of friction and radius किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ द जर्नल पर डिपेंड करेगा। ये क्या आ गया? 63 के बाद 64। द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन द क्लॉक रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज में दी जाती है। एक ही शाफ्ट पर कई गियर माउंटेड होते हैं।
और फाइनल शाफ्ट और इनिशियल शाफ्ट के गियर की एक्सिस एक दूसरे के सामने होती है। क्रिटिकल डैम्पिंग इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड स्टिफनेस, 2√ms है ना, 2√ms इसका फॉर्मूला होता है। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2√ms, तो मास और स्टिफनेस पर डिपेंड करती है। रोटेटिंग शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायलेंटली एट अ whirling स्पीड। Bearing center line coincide with the shaft axis, the shaft are rotating at very speed, varying speed होएगा। रेजोनेंस हो जाता है आपका whirling स्पीड पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की स्पीड पे। Critical or whirling speed is the speed at which shaft tends to vibrate violently in the your which direction? Transverse direction। अरे रस्सा कूद देखा है क्या? अब जैसे शाफ्ट घूम रही है तो इसकी अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे ना तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी घूमते हुए, अपनी जगह भी घूमेगी और वाइब्रेट करेगी ऐसे ऐसे, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करती है। When shaking force is transmitted through the springs, damping becomes detrimental when the ratio of its frequency to the natural frequency is greater than √ of 2। स्ट्रेस स्टैटिक लोडिंग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन दिक्कत देता है आपका ब्रिटल मटेरियल में, और डायनेमिक में ब्रिटल और डक्टाइल दोनों में देता है। स्टैटिक में डक्टाइल में क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके वहां पर हो जाती है लोकल इल्डिंग, material will deform and stress concentration will be reduced। पावर थ्रू द फ्रिक्शन टेंजेंट की, निडी की, बार्थ की भी नहीं होगा, सैडल की हो जाएगा, सैडल की, होलो सैडल की कहाँ फेल होता है? क्रशिंग और शेयर दोनों में होता है। हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग में स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता ही नहीं, शाफ्ट को ऊपर उठा देते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देते हैं। फेदर की प्रोवाइड रिलेटिव मोशन है ना, तो शाफ्ट पे चिपकी रहती है और हब में लूज होती है, शाफ्ट में टाइट रहती है और हब हब ऊपर नीचे होता रहता है, कोई सही है। इट प्रोवाइड रिलेटिव मोशन है ना। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी 2/3, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी 1/2, ये ज्यादा टॉर्क देता है। टेपर्ड रोलर बेरिंग कैन टेक, रेडियल लोड तो लेगा ही लेगा, लेकिन रेडियल लोड ज्यादा लेगा और एक्सियल लोड कम लेगा। एक्सियल लोड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें अपने डबल रो ऑफ मैकेनिज्म यूज में लेते हैं। हाँ, तो रेडियल और एक्सियल दोनों लेगा, इसमें भी ना रेडियल और एक्सियल दोनों लेगा। डबल रो मूविंग मैकेनिज्म लेंगे तो रेडियल कम लेगा, एक्सियल ज्यादा लेगा क्या? नहीं, रेडियल लेने के लिए तो अपने सिलेंड्रिकल रोलर तो है ही, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। सेम मटेरियल, डायमीटर ट्वाइस है, रेशियो द पावर पी इज प्रोपोर्शनल टू एन डी क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 होता है तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। 1/8, 8/1 और कहीं तो 8 है ही नहीं। फॉर टू शाफ्ट कनेक्टिंग इन पैरेलल, पैरेलल में दोनों शाफ्ट है, टॉर्क अलग अलग होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा। Buckling load will be maximum if column
तो जब आपका एल मिनिमम होगा तो बकलिंग लोड मैक्सिमम होगा। तो वन एंड ऑफ द कॉलम इज क्लैम्प्ड एट अदर एंड इज फ्री, तो ये 2L हो जाता है। बोथ एंड्स ये L/2 0.5 हो जाएगा। बोथ कॉलम इन L, ये L/√2। तो बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम बोथ आर क्लैम्प्ड, B हो जाएगा। $79 नंबर ऑफ स्ट्रेन रीडिंग्स नीडेड टू प्लेन सरफेस। प्रिंसिपल स्ट्रेन 3 होती है, तो कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0, उसका मतलब क्या है? पॉइजन रेशियो 0 होने का मतलब है ऊपर वाला चीज 0 है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, डायमीटर इंक्रीज नहीं हो रहा। ऐसे भी कुछ मटेरियल्स आते हैं, हाँ मटेरियल रिजिड है, तो उसमें 0/0 क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। परफेक्टली प्लास्टिक तो होगा नहीं, लेटरल स्ट्रेन होता है ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना पड़ेगा। लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन 0 होना चाहिए, तो डी हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। अब रिजिड हो जाएगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आ जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, रिजिड नहीं होगा। हाँ जी, ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा थ्योरी यूज में हम लेते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं? रैंकाइंस थ्योरी। नाम याद होने चाहिए सबके। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेन, सेंट विनांत थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये होता है आपका, कल परसों पढ़ा था, गेस्ट एंड टेरेस का थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी, नॉन इकोनॉमिकल थ्योरी। ये तो हो गया भैया ऑप्शन ए। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वॉन मिसेस थ्योरी होती है क्या शायद, देखना पड़ेगा क्या होती है। डिजाइन ऑफ शाफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन ब्रिटल मटेरियल, रैंकाइन थ्योरी 82 का बी। Moment of inertia of hollow circular section whose external diameter is 8 centimeter and internal diameter is 6 centimeter। अरे इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका डायग्राम मैंने सेट किया था, वो शायद आने वाला है। एट्टी एट पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/64 सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, 8⁴ -6⁴। तो 5/64 8⁴ 64 64 4 4 जा 16 1 4 6 जा 24 256 6 4 जा 24 6 6 जा 36 38 6 9 10 4096। ठीक है, ये नहीं चाहिए, अब चाहिए 8 का हो गया, 6 6 जा 36 36 36 6 6 जा 36 6 3 जा 18 21 216 6 3 जा 18 1 3 और 3 जा 9 10, तो 6 9 1 2 माइनस में 1296।
तो 96 से 96 गया, ये 2800 हो जाएगा। पाई बाय 64 इंटू 2800, इसको 3.14 ले लो, इंटू 28 हो जाएगा, फिर वो डिवाइड बाय 64, 314 इंटू 28 डिवाइड बाय 64, 4 7 जा 28 और ये हो जाएगा 16, 314, 16 1 जा 16, 154, 69 जा 144, 01.0, 16 6 जा 96, 4 0, 16 2 जा 32, 8, 16 5 जा 80, 19.625 into 7, 7 5 जा 35, 3, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 6 जा 42 1 43, 4 7 9 जा 63, 7 7 1 जा 7 और 6 13, तो 1 2 3 1 2 3 137.375, 137.375 डी। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, भैया ये फ्रिक्शनल फोर्स है, which comes into the play limiting friction। इसका सीजी निकाल लेना आप, यहाँ कहीं होगा, ये पूरा का यहाँ होगा, मेटल हमने हटा दिया है तो इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। या तो 7/12 होगा या 8 5 यहाँ से फिर रेफरेंस ले लो, या तो एक्स बार निकाल लेते हैं पहले। एक्स बार टोटल एरिया क्या है, 2x इंटू 2x, 4x² मल्टीप्लाई इसकी सीजी कितनी है, एक्स बार ये निकालेंगे, एक्स मल्टीप्लाई माइनस में x इंटू एक्स, x² इंटू इसकी सीजी कितनी है, ये 0.5 हो जाएगा, तो x प्लस 0.5, x प्लस 0.5, 1.5x डिवाइड बाय इसके डिस्टेंस है x, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1.5x, माइनस में कैसे आ रहा है, a1 माइनस a2 आएगा नीचे, तो a1 कितना है 4x² माइनस x², तो x तो काट दो वैसे ही, ये हो जाएगा 4 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 3, ये 3.5 डिवाइड बाय 3, पॉइंटेड आउट के नीचे 0, 7/6, 2.5 डिवाइड बाय 6, 5/6, 5/6x,
लंबाई 2x बनाना है इसको, ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा 5/12 ऑफ 2x। 2x के रिस्पेक्ट में बतानी है ना डिस्टेंस, 2x के रिस्पेक्ट में बतानी है, ठीक है। इसलिए 2x का 5/12 होगा, साइड के रिस्पेक्ट में बतानी है ना देखो। ओरिजिनल स्क्वायर का साइड कितना है 2x है। A steel bar 20 mm in diameter simply supported at its end over a total span of this carries a load this maximum stress is this bending strain energy stored in the bar will be m square L divided by 2e। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, टाइम खराब करने का। एक मिनट लास्ट में देखते हैं, इसको याद रखना। 4p टेस्ट टफनेस के लिए suddenly applied load as compared to gradually 2 times, suddenly में 2 times, bending moment of a certain portion is constant, so change in bending moment is 0, shear force is 0। and increase in the load at the free end of a cantilever beam is likely to cause failure at the support। and electrode discharge machining process the workpiece and the electrode submerge in a, अब यहाँ पे या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होने चाहिए। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस बार हमने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है। क्या भाई कलर ऐसे स्पार्किंग आ रही है क्या पीछे? एक मिनट, अब नहीं आ रही ना? चलिए, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड स्वैगिंग में हम क्या करते हैं? दबाते हैं, फोर्जिंग करते हैं। आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द प्लेट या फिर साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। करंट कितना पास होगा, इलेक्ट्रॉन कितने पास हो गए, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड मेरे हिसाब से। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें डाउटफुल रहता है, तो आज के में एक तो ये न्यूमेरिकल वाला था, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। वैसे 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो कर रहे हो एक्यूरेट करो। टू शीट्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड by adjustment of the current, time duration, pressure applied, changing the size of the one electrode। एक पतली है, एक मोटी है, बट वेल्डिंग करनी है, बट वेल्डिंग। एक पतली है और एक मोटी है।
प्रेशर तो होगा नहीं, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट भी नहीं होगा। तो लैब जॉइंट होता है, बट वेल्डिंग आमने सामने, इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा करंट से भी। मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, हाई वेल्डिंग स्पीड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेल्डिंग स्पीड हाई होती है। अनक्लीन, मिग वेल्डिंग में फ्लक्स चाहिएगा। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, गैस आ रही है, गैस तो फ्लक्स ही है, फ्लक्स स्लैग फॉर्मेशन करता है, लिक्विड मेटल को प्रोटेक्ट करता है। नो फ्लक्स रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से हो सकता है। इसको एक बार चेक करना आप सभी, एसएससी ने क्या आंसर दिया है। फर्स्ट प्रोडक्ट टू द ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन होगा। रॉ मेटेरियल ऑफ ऑल आयरन एंड स्टील इज पिग आयरन। ग्रे कास्ट आयरन ब्रिटल होता है क्या? कास्ट आयरन तो हाँ ब्रिटल है ही है। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये गलत हो गया। ब्रिटलनेस तो होती ही होती है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लुब्रिकेशन आ जाता है। ग्रेफाइट फ्लेक्स होता है ग्रे कास्ट आयरन के अंदर, और ग्रेफाइट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, पर कम होती है। चिल्ड कास्ट आयरन, हाई रेजिस्टेंस टू वियर, बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है उसकी। पार्टली फ्री एंड पार्टली कंबाइंड स्टेट व्हाइट कास्ट आयरन, पार्टली फ्री एंड पार्टली कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड व्हाइट कास्ट आयरन। चलो अब उस न्यूमेरिकल पे आते हैं। इससे करके देखो, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय 2E इंटू वॉल्यूम। अब E नहीं दे रखा ना इसमें, स्टील बार का ही क्या ले, 200 ले, E नहीं दे रखा, कैसे करेंगे? क्या रह सकता है बताओ? E तो चाहिए ही चाहिए। अब स्टील बार का E या तो फिर 210 ले लो गीगा पास्कल। वॉल्यूम निकाल, एक बार मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, 20 mm डायमीटर, इंटू एल 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आ गया, इंटू 480 का, अच्छा सब mm में ही है। सो पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 400 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 210 डिवाइड बाय 1 2 3 इंटू में 480, 143 आ रहा है। चलो इसको करके देखूंगा मैं, फिर अपने इसका देखेंगे क्या सॉल्यूशन बनता है। एंड इन दिस सेशन आल्सो वी हैव सॉल्व्ड 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इन 30 minutes।
कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। 90 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं टेक्निकल पोर्शन में, सो इट इज ए साउंड क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।